Hello and assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another exciting episode of the Swanky Doctors podcast. This is your host Ali Haider, and today we have a very special guest with us, all the way from Scotland, Dr. Zaman Khan, who is a physician scientist working at Kangbird Lab, University of Aberdeen. He is also the most distinguished graduate of Allama Iqbal Medical College, who was awarded with over 14 gold medals during his entire undergrad years at AIMC. Dr. Zaman, thank you so much for joining us today. It's really an honor to have you on our show. Thank you, Ali, for inviting. Okay, sure. So, Dr. Zaman, we will start with some few basic questions like where were you born, how was your early life like, and where did you get your early education from? So, Ali, मैं एक गांव में मेरी पैदाइश हुई थी। जब मैं 3 साल का था, फिर मेरे वालिदैन जो थे वो शहर में मूव कर गए। मेरी इब्तदाई Okay. तालीम वहाँ से थी। ये सियालकोट की एक तहसील है, पसरूर उसका नाम है। वहाँ Okay. मैंने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई कुछ साल गुजारे। I मेरा was ख्याल है, born there as well. अच्छा, ज़बरदस्त Yeah. ज़बरदस्त। तो फिर वहाँ से मेरा ख्याल है जब 7-8 साल का था, फिर हम गुजरांवाला मूव कर गए। तो फिर मेरी जो मेडिकल कॉलेज तक की तालीम है वो गुजरांवाला से थी। और Okay. फिर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ, वहाँ से ग्रेजुएशन की। वहीं Mm-hmm. से मैंने अपनी मेडिसिन की ट्रेनिंग की, वहाँ पे कुछ अर्सा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन जॉब की, और फिर मैं यहाँ Okay. पर आ गया एबरडीन में। Okay. So, how was the life like at AIMC? अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज अगरचे वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं, लेकिन जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया था तो अल्लामा इकबाल वाज फुल ऑफ लाइफ। Okay. और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ वहाँ की लगती थी वो ये थी कि एक बड़ा अच्छा सोशल नेक्सस था वहाँ पे लोगों का। लोग बहुत Mm-hmm. वेल कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। मुझे अभी भी याद है, मुझे नहीं मालूम कि अब ये ट्रेडिशन है या बाकी जगहों पे ये ट्रेडिशन है या नहीं है, Mm-hmm. लेकिन जब हमारा प्रोफेशनल एग्जाम हुआ करता था तो एग्जाम से Mm-hmm. एक दिन पहले सीनियर जूनियर सब आपके कमरे में आते थे। बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा मतलब उसमें ये भी हो जाता था कि आप कहते थे मैं पढ़ रहा हूँ और मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग Yeah. आपको विश करने के लिए आते थे। आपका जो मेरा हॉस्टल का कमरा था उसका दरवाज़ा कार्ड से और वेल विशेस के साथ ये भरा पड़ा होता था। तो Yeah. अब थोड़ा सा हम अब ये प्रोबेबली सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरा ट्रेंड चल गया कि अब आप व्हाट्सएप के जरिए से कर लेते हैं या कुछ में भी हाँ, थोड़ा सा मैंने उसमें this was a really sweet addition और मोस्टली अभी भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली विद द पेनिट्रेशन ऑफ जो आपके पास सोशल मीडिया वजह से थोड़ा सा कम हो गया। मैं ये कह रहा था कि अल्लामा इकबाल में वो एक बड़ा अच्छा ये हमारा एक जो मैं कह रहा था सोशल नेक्सस और सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। या वक्त के साथ साथ थोड़ी सी चीजें तब्दील हुई जरूर हैं, लेकिन हम्म अल्लामा इकबाल एक का कैंपस बड़ा खूबसूरत है और वो कुछ इस या तरह से है। हॉस्टल्स एक ही जगह के ऊपर हैं, फिर कैंटीन थी। हम्म कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छी। आप मेरा ख्याल है एक स्पेक्ट्रम पे देखें तो मेरा ख्याल है चंद एक अच्छे कॉलेजेस के अंदर अल्लामा इकबाल का शुमार होता है। yeah, exactly. So, Dr. Zaman, can you please tell us that what inspired you to pursue a career in medicine? Like, what's the story behind it? वैसे तो बहुत सादा सी उसकी मिसाल है। वालदैन ने बताया, बचपन से बताना रीइंफोर्स करना शुरू किया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो अम, ऐसा नहीं कि उन्होंने पुश किया, लेकिन उन्होंने एक ज़हन साज़ी ज़रूर की और मैंने सोचा। एंड देन जब हम छोटे होते थे तो हम समझा करते थे कि न्यूरो सर्जन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। और जब भी कोई Yeah. पूछता था आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं कहता था मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ। Mm-hmm. तो प्रोबेबली वहाँ से शुरू हुआ। फिर जिस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर गया उस वक्त एसेंशियली दो ही एरियाज थे जो पॉपुलर थे, Mm-hmm. या आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएं या मेडिकल कॉलेज के अंदर चले जाएं। Yeah, तो exactly. बस Okay. that's all. Okay. So, were you involved in any extracurricular activities during your undergrad days? And if yes, then what were those? अली में मेरा शुरू से अदब के साथ खासा लगाव रहा है। और Yeah. मुझे
शायरी के साथ खासा शुगफ रहा है, शायरी पढ़ता भी था, शायरी लिखता भी हूँ, नज़म, गज़ल, इसके अलावा मज़ाह निगारी, अफ़साना निगारी, अम, ये चीज़ें हैं जो जिनका मुझे ज़्यादातर अम, शौक हम्म। था। तो बुनियादी सही। तौर पे अदब के साथ जो है वो रहा है, और तो क्या जब आप मुझे बुक वक़्त रीडिंग भी मिलता करते थे एंड साथ शायरी खुद भी करते थे? थी, शायरी खुद भी किया करता। हाँ जी। ओके, एंड वो पब्लिश भी हुआ कभी या फिर आपके पास अपनी अलग सी कलेक्शन पड़ी हुई है बस प्राइवेट? हाँ, बस ऐसा ही है, अपने पास है, कभी कोई दोस्तों की महफ़िल जमी तो उसमें सुना ओके। दिया, लेकिन अब अ, जो अदब से शुगफ रखने वाले लोग हैं वो भी थोड़े ही हैं, तो बहुत हम्म। ज़्यादा आप सुना भी नहीं सकते, वरना लोग बोर हो या जाते हैं या शायरी से। सही सही, ठीक हो गया। सो डॉक्टर जमान, what are some of the qualities do you believe that have helped you succeed academically as well as professionally? अली, सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि आपको अपना टारगेट जो है वो हाई सेट करना चाहिए। हम्म। और अगर आप अपना टारगेट लो सेट करेंगे तो आप लो अचीव करेंगे, आप अपना टारगेट हाई सेट करेंगे तो आप वो उसको हाई टारगेट को आसानी से अचीव कर सकेंगे। हम्म। दूसरी चीज़ जो है वो प्लानिंग, इसने बहुत फ़ायदा दिया कि आप बस ऐसे भागते दौड़ते ना रहें। हमारे यहाँ लोग अक्सर पूछा करते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ा करते थे। मेरे ख्याल में ये या। सवाल कोई मान ही नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, बल्कि ये हम्म। था कि आप कम, मेरे ख्याल में समझदार लोग वो हैं जो कम वक्त में ज्यादा काम कर लेते हैं, ताकि उनकी जिंदगी में या। बाकी चीजों के लिए भी वक्त जो है वो मौजूद है। तो दूसरा हम्म। ये था कि टाइम मैनेजमेंट जो थी वो एक मेरे ख्याल में बहुत फायदेमंद थी। तीसरी एक चीज सही। जिसने मुझे बड़ा फायदा दिया वो ये है कि अगर आप किसी को पढ़ा दें, किसी की हेल्प कर दें, तो वो उसका फ़ायदा आपको इवेंचुअली होता है। मेरे ख़्याल में या। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं सिर्फ़ इस नियत से कि मुझे समझ आ जाए, तो आप और तरह से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपने ये टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद आपने 5-6 लोगों को समझाना भी है, तो फिर आप इसको पढ़ेंगे ही ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, और आप उसको सोचेंगे। तो ये जो हम्म। सिंथेसिस ऑफ थॉट है, ये प्रोसेस है, ये बहुत अहम है चीज़ों को याद करने के अंदर। सही। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक चीज़ जिससे मुझे और है कि आपको ना सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना चाहिए, हम्म। और लोगों से आपको मशवरा ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादातर मैं कहूँगा कि कामयाब लोगों से, या नाकामी या। तो ज़िंदगी में सब लोगों को आ सकती है, लेकिन वो लोग जो पेसिमिस्ट ना हों, ऑप्टिमिस्ट हों, आपको उनसे मशवरा करना चाहिए। और हम्म। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बिला वजह छोटी-छोटी चीज़ पर तनकीद करेंगे या आपको डिस्करेज करेंगे, या आप अगर किसी से कहेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो आपको कहेंगे नहीं, ये तो नहीं आप कर सकते। अ, हम्म। मेरे ख़्याल में आप उसकी बात को सुन लें लेकिन उस पे अहमियत ना दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक आखिरी चीज़ जो मेरे ख़्याल में कि फेलियर ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको या। उस फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। अहम चीज़ ये है कि आप उस फेलियर को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। आप उसको एज़ अ चैलेंज लेते हैं अपने लिए, या फिर आप एक नाउम्मीदी की एक दलदल में फँस जाते हैं। तो आपने देखा होगा या। कुछ लोग फ़ेल होते हैं, फिर वो उसके बाद फ़ेल होते चले जाते हैं। उसकी होते बुनियादी चले वजह जाते, ये एग्जैक्टली। होती है कि वो एक अ, नाउम्मीदी की एक दलदल में चले जाते हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो जाता है। तो ये या एक एग्जैक्टली। अ, वजह है। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। मोस्टली होता है ऐसे कि यहाँ पे हम लोग अगर किसी से एडवाइस भी लेनी है तो किसी ऐसे बंदे से लेंगे जो बिल्कुल उस फील्ड से रिलेटेड नहीं होएगा, जबकि मेरा ख्याल है कि एडवाइस सिर्फ उन लोगों से लेनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर डोमेन में लीड कर रहे हो। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, नहीं बिल्कुल, वो कुरान के अंदर भी आता है ना, फस्सलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता तो जो इल्म वाले हैं, जो अहलुल ज़िक्र हैं, उनसे उनसे पूछें। तो अगर आपने पूछना भी हो कुछ उस एतबार से, तो डेफिनेटली समझदार लोगों हम्म। से और तजुर्बाकार लोगों से आपको मशवरा लेना चाहिए। या। ओके। सो डॉक्टर जमान, मोस्टली जो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं ड्यूरिंग मेड स्कूल, दे आर जनरली ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू यूएस यूके, और जनरली उनका ये एम होता है कि एटलीस्ट जो एफसीपीएस करना है वो बहुत हाईली कम्पिटिटिव स्पेशलिटी में करे। तो आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट वर यू एमिंग फॉर ड्यूरिंग योर अंडरग्रेड डेज?
मुझे अली मेडिसिन की फील्ड पसंद थी। उसकी वजह ये थी कि मेडिसिन जो है वो एक चैलेंजिंग फील्ड है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डायग्नोस्टिक्स। आपको या डायग्नोस्टिक चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। और अ, दूसरा ये था कि एक बड़ी लॉजिकल फील्ड है। आपका अगर थॉट प्रोसेस ठीक है, आप डायग्नोसिस जो है उसको सिंथेसाइज ठीक से करते हैं, यानी आप पेशेंट की हिस्ट्री डिटेल से लेते हैं, एग्जामिनेशन आपका अच्छा है, और फिर जो मुझे जिसे मैं एंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को आपस में कोरिलेट करना, इनको लिंक करना, और फिर आपको एक खुशी होती है अगर एक आप अनडायग्नोज केस को डायग्नोज करते हैं और किसी को आप ट्रीट कर पाते हैं। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे आई फेल्ट के इंटरनल मेडिसिन एक चैलेंजिंग फील्ड है और मैं या उसके अंदर गया। लेकिन हर आदमी की चॉइस मुख्तलिफ हो सकती है। सबके लिए कोई एक मैं मशवरा नहीं दे सकता कि किस फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन आदमी को कुछ फैक्टर्स जरूर ज़हन में रखने चाहिए कि क्या फैक्टर्स अहम हो सकते हैं। सबसे पहली तो आपकी अपनी लाइफ चॉइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जिंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। अम, तो पहले आपको वो सामने रखना है। दूसरा, आपके अपने सर्कमस्टांसिस हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग अब आप मुझसे कहें कि जी क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर आप क्लिनिकल साइट पे जाना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि यूएसएमएलई करें, अमेरिका चले जाएं और वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करें। और लेकिन कई लोगों के फाइनेंशियल सोशल सर्कमस्टांसिस जो हैं वो उसकी इजाज़त नहीं देते। तो उसमें आपको उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए फैसला करना चाहिए। और मेरे ख्याल में अपने आप को अच्छे एस्पेक्ट में ज़रूर कंपेयर करना चाहिए, लेकिन अपने आप को डिमोरलाइज़ नहीं करना चाहिए किसी दूसरे से कंपेयर करते हुए। आदमी को या अपने आप को अप अपने से ही कंपेयर करना चाहिए। तो मुझे ये देखना चाहिए कि कल के मुकाबले में क्या आज मैं बेहतर हूँ, चाहे वो थोड़ी-सी बेहतरी हो, और क्या मैं कल आज से बेहतर हो सकता हूँ, चाहे वो थोड़ी-सी बेहतरी। वरना अगर सही। आदमी अपने आप को सिर्फ दूसरों से कंपेयर करता रहेगा तो फिर आदमी मेरे ख्याल में सिर्फ आपको परेशानी मिलेगी और जिंदगी में एक एहसास कमतरी भी लोगों को होता है। ये नहीं करना चाहिए। बाकी ओके। जिंदगी वो काम करना चाहिए जो काम करने में आपको मजा आता है। आई थिंक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि इफ यू लव व्हाट यू डू यू विल नेवर हैव टू वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ। या तो मैं तो वो ओके। करता हूँ जिसमें मुझे मजा आता है, एंजॉय करता हूँ मैं। तो आई नेवर हैड टू वर्क अ सिंगल डे इन माय लाइफ। ओके, सो डॉक्टर जमान, वंस यू वर डन विद द ग्रेजुएशन, तो आपके जो अर्ली पोस्ट ग्रेड वाले डेज थे वो कैसे थे, एंड हाउ डिड यू जंप इनटू द प्रोफेशनल लाइफ? आपने अपने करियर का आगाज कैसे किया? मैंने हाउस जॉब के बाद फिर मैं भी करना चाहता, मेरा भी प्लान था अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग के लिए जाने का। मैंने यूएसएमएल स्टेप 1 भी किया, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि मैं यूएसए जाऊं। ओके। सो देन आई डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के अंदर मैंने एफसीपीएस की ट्रेनिंग की। पाकिस्तान के अंदर जो ओके। ट्रेनिंग है उसका एक एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है कि आपका जो पेशेंट एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप मुख्तलिफ बेशुमार पेशेंट्स देखते हैं डिफरेंट डिजीज़ के साथ, स्पेशली जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं। इसकी डाउन साइड ये है कि जो कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिस्टम इंश्योर नहीं करता कि जो सेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैं, जो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों। फिर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स को सिस्टम नहीं करता। आपकी जो ट्रेनिंग है वो बस आपके अपने जोरे बाजू पे है। कुछ लोग हैं जो मेहनत कर लेते हैं, वो अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है उनकी। मेजॉरिटी जगहों के ऊपर इसी तरह से होता है। तो वो एक बड़ा यहाँ पे आपको करने के लिए बड़ी हिम्मत दरकार है। तीसरी जो चीज़ है वो वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे। एक एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिविटी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत है। वो उसकी पॉलिटिकल रीजंस हो सकती हैं, उसकी जेलसी हो सकती है, या लोग एनवियस हो सकते हैं। फिर हमारा एक एक जनरल एक माशरे के अंदर आजकल इतनी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है कि वो हर जगह पे फिर वो नजर आती है, जाहिर हो जाती है। वो आपकी वर्क प्लेस पे भी या लोगों की फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है।
हम्म, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो, और कोई अकाउंटेबिलिटी और रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है कि जो अच्छा काम करता है या उसको रिवॉर्ड मिले और जो नहीं अकाउंटेबिलिटी। ज़ाहिर है जब आपके पास स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स ही नहीं है, प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, तो अगर जो एक बंदा जो बहुत अच्छा कर रहा है और जो बिल्कुल एवरेज है, तो दोनों एक ही लाइन में खड़े होंगे हमेशा। बिल्कुल ऐसे है। और एक और सो चीज बड़ी, सॉरी, यस। एक एक चीज जो मैं अक्सर पॉइंट आउट करता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स का बड़ा हिसाब किताब है कि या नीचे से नीचे वाले ऊपर वाले की तारीफ में लगे हैं, ऊपर वाले नीचे वाले की तारीफ में लगे हैं। काम चाहे आने का और है। एक चाइनीज कहावत है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि वो कहते हैं एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ढोल पीटो। हम्म। तो ठीक है, आपको जो काम करना चाहिए आप उसको उसकी तशहीर भी करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काम थोड़ा और तशहीर ज्यादा होती है, दोनों हाथों से हम ढोल पीट रहे होते हैं। तो वो एक हम्म। कल्चर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, एग्जेजरेशन का बहुत ज्यादा। एक दूसरों की तारीफ तारीफ तो नहीं कहूंगा मैं उसको, खुशामद का, नीचे से ऊपर तक एक खुशामद का सिस्टम चल रहा है, और जो लोग खुशामदी या नहीं है उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो एक्सेल ही नहीं कर पाते। सही हो गया। सो डॉक्टर जमान, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एट योर आल्मा मैटर? मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा मैं जिस चीज को एंजॉय करता हूँ वो टीचिंग है। और हम्म। मैंने उसको उसको थॉरोली एंजॉय किया। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इस्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, आई एम श्योर बाकी जगहों पे भी ऐसे होंगे, मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने हम्म। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ अर्सा पढ़ाया था, मेरा वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सही। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। और ओके। फिर उसके बाद अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, वो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हम्म। मेजॉरिटी बहुत अच्छा। तो मेरा वो जो एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, दैट वाज ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। सो जहाँ तक मुझे पता है, यू हैव बीन अ मेंबर ऑफ पंजाब डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप एज वेल। तो आई वुड लाइक टू नो कि वो कैसे आपने उस फील्ड में कैसे जंप किया, एंड वो सारा एक्सपीरियंस कैसा था, एंड हाउ डिड यू हेल्प इन कंट्रोलिंग दैट डेंगू का जो आगे पास आउटब्रेक हुआ था इन पंजाब? सो अली 2010 के अंदर मैंने अपनी फेलोशिप ट्रेनिंग जो थी वो स्टार्ट की। ओके। और 2010 के अंदर ही कुछ कुछ डेंगू के केसेस आना शुरू हुए, मगर बहुत थोड़े थे। 2011 वो साल था जिसके अंदर बहुत बड़ी वबा बड़े पैमाने के ऊपर पंजाब के अंदर आई। तो मैं उस वक्त ओके। मेरा सेकेंड ईयर जो था वो चल रही थी, ट्रेनिंग उसकी चल रही थी। और उस वक्त एक इतने ज्यादा आपने हमने पेशेंट्स देखना देखना शुरू किए, और पेशेंट्स को तो मैं एक्टिवली इन्वॉल्व था, मैं फोकल पर्सन था उस वक्त जना हॉस्पिटल के अंदर डेंगू की मैनेजमेंट के अंदर। ओके। मगर अच्छा, इस एपिडेमिक के आने से पहले ही मैंने डब्ल्यूएचओ की जो नेशनल नेशनल बॉडी थी डेंगू के ऊपर, हमने डब्ल्यूएचओ की नेशनल लेवल पे फर्स्ट जो गाइडलाइंस थी वो बनाई। तो मैंने उस गाइडलाइंस ओके। जो थी वो ड्राफ्ट की थी उस टाइम पे, ओके। बाकी लोगों के साथ मिलके। ऑब्वियसली उसमें काफ़ी कंसल्टेंट्स थे ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, लोग आए थे। फिर आपको पता है कि श्रीलंका और थाईलैंड के लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उस शहबाज शरीफ उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उन्होंने उन लोगों को बुलाया बाहर से, वो लोग आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को ट्रेन किया। तो उन्हीं उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो था वो मुझे, उनमें से भी कुछ लोगों ने मुझे हाईली रिकमेंड किया उसके लिए। फिर तो 2011 के अंदर ही ये पहली दफ़ा डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप बना था। तो मैं उस साल में ही उसका मेंबर बना, आई वाज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप। और ओके। 2021 के अंदर जब मैं आया हूँ, मैंने छोड़ी अपनी पोस्ट, तो उस वक्त तक मैं उसका मेंबर था। तो तकरीबन 10 साल ओके। मैंने उनके साथ काम किया। Okay, that's impressive. So, Dr. Zaman, you are the founder of Cured, which is Center for Undiagnosed Rare and Emerging Diseases. So, I would like to know कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है एंड इसके पीछे क्या स्टोरी है सारी? अम, जब मैंने अपनी फेलोशिप ट्रेनिंग कंप्लीट की, तो इंटरनल मेडिसिन की मतलब ट्रेनिंग के दौरान भी, ख़त्म करने से पहले भी, हम कई ऐसे केसेस आते थे हमारे पास जो कि बहुत रेयर थे और उनकी जेनेटिक बेसिस थी। हम्म। अनफॉर्चुनेटली वो केसेस डायग्नोज नहीं हो पाते थे। उसकी
उसकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक वजह तो ये है कि कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है मरीज़ को देने की, ज़्यादा डिटेल इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है और आपको पता है कि हमारी इतनी बिज़ी प्रैक्टिस होती है या हॉस्पिटल्स इतने बिज़ी होते हैं कि आप टाइम अक्सर लोग नहीं निकाल पाते। तो हम्म। मैं उन चैलेंजिंग केसेस को लेता था और आई वुड लाइक टू सॉल्व दोज़ केसेस। तो दूसरा ओके। प्रॉब्लम ये था हमारे यहाँ के जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं जेनेटिक डिज़ीज़ेज़ के लिए वो ना होने के बराबर थी। हम्म। तो उससे मेरा एक इंटरेस्ट पैदा हुआ जेनेटिक डिज़ीज़ेज़ के अंदर और रेयर डिज़ीज़ेज़ के अंदर। अम, ओके। तो जब मेरी फेलोशिप कंप्लीट हुई तो फिर मैंने एक ग्रुप है उसको आपको पता होगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मोलेकुलर बायोलॉजी CEMB एक या। इदारा है लाहौर के अंदर। हम्म। हम्म। अम, और वहाँ पे मुख्तलिफ रिसर्च ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जिनको लीड करते थे प्रोफेसर रियाजुद्दीन साहब, वो पहले एक्स ओके। डायरेक्टर थे वहाँ के। तो वो ह्यूमन हम्म। जेनेटिक डिजीजेस पे काम कर रहे थे, तो मैंने उनके साथ हम्म। काम करना शुरू किया। तो इंटरेस्टिंगली जब सही। मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया और बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर ऐसी जेनेटिक डिजीजेज हैं जो बाकी दुनिया में नहीं पाई जाती और हमने कई नई नॉवल जेनेटिक म्यूटेशंस जो थी वो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की। तो उसमें एक एक मेरा एक पर्सनल उसके अंदर एस्पेक्ट ये था कि मुझे उस दौरान इन फैमिलीज को विजिट करना पड़ता था जिसमें एक ही फैमिली के अंदर 3-3 4-4 अफेक्टेड मेंबर्स थे या वो ज़हनी तौर पे माज़ूरी थी उनकी या सुनने का या देखने का प्रॉब्लम था और बाज़ वक़्त कॉम्बिनेशन होते थे। तो वो जो मिज़री हम्म। जो मैंने उसको विटनेस किया वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर था कि उसके लिए कुछ करना चाहिए। रिसर्च या। के लेवल के ऊपर भी बट आल्सो एक बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान के अंदर कि जेनेटिक और रेयर डिजीज़ेज़ को जो है वो डायग्नोज़ नहीं हो पाती। तो ये वो सही। इनिशिएटिव जो है ये वहाँ से आया है। मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम एस्टेब्लिश करें जहाँ पे जितने ये रेयर डिजीज़ेज़ हैं या वो केसेस जो अनडायग्नोज्ड हैं डिस्पाइट के लोग मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते थे 2-2 3-3 साल से डॉक्टर्स के पास ही इससे ज़्यादा अरसे से डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और उनका केस डायग्नोज नहीं हो पाता था। तो हम्म। हमने उनके केसेस को डायग्नोज किया तो आई थॉट कि एक ज़रूरत है एक ऐसे इदारे की ऐसी फैसिलिटी की। तो वो मेरा एक ओके। आइडियल है कि हम एक क्लिनिकल सेंटर भी बनाएँ और उसके साथ-साथ रिसर्च की बेसिक रिसर्च भी उसके साथ जारी ओके, दैट्स रियली कूल। सो डॉक्टर ज़मान, आप क्या शेयर करना चाहेंगे कोई ऐसा पर्टिकुलरली रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस जो आपने लाइक व्हाइल ट्रीटिंग योर पेशेंट्स आपने एक्सपीरियंस किया हो ड्यूरिंग योर एंटायर मेडिकल करियर? अम, अली बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक दो ब्रीफ सी एग्जांपल्स ये हैं कि एक दफ़ा अ, एक पेशेंट जो था वो आया मेरे पास और उसने आके बताया कि मुझे 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल से मैं डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ और मेरा ये प्रॉब्लम होता है और मुझसे अभी तक प्रॉब्लम की समझ नहीं आई। एंड टू बी ओके। ऑनेस्ट वो जो उसने अपनी पुरानी डिस्चार्ज स्लिप्स मेरे सामने रखी, तो उसको देखते मुझे समझ आ गया कि इसको मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम क्या होगा। तो उसका प्रॉब्लम था कि उसको सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी बार-बार। तो उसको सब एक्यूट हम्म। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती थी। वो हॉस्पिटल जाता था, उसको अ, वो प्री ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे, वो कहते थे ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए तैयार करते थे और उसको कुछ आईवी ट्रीटमेंट मिलती थी और फिर ऑपरेशन से पहले ही कई दफ़ा उसकी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो थी वो बेहतर हो जाती थी और वो उसके पास कुछ सही। एक्स-रेज़ थे पुराने जिसमें पूरे गट लुक डायलेटेड जो नज़र आते। हम्म। सही। बेसिकली वो पेशेंट था एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया का और होता ओके। ये है कि उसकी पोरफायरिया की वजह से उसको वो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले फीचर्स आते थे। प्रोबेबली उसको वो ग्लूकोज़ देते थे ज़ाहिर है एज़ आईवी फ्लूइड प्री ऑपरेटिवली और उससे कुछ उसके सिम्पटम्स जो थी वो बेहतर हो जाती। तो या हमने ये वाला केस आपने मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे भी शेयर किया था, ये उस टाइम मैंने पढ़ा था। हाँ जी, तो वो उसको सिर्फ़ हमने एक टेस्ट करवाया और वो इट टर्न्ड आउट कि उसको एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया था। इसी तरह सही। से एक साइकियाट्री के अंदर एक पेशेंट थी, यंग पेशेंट, उसकी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए वो हम्म। एडमिट हुई हुई थी, कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी। अम, पेशेंट को जो था वो किसी प्रोफ़ेसर ऑफ न्यूरोलॉजी ने भी देखा था और उन्होंने कहा था कि
कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे का सारा साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। तो हमने मैं साइकेट्री के अंदर उन दिनों रोटेशन पे था, और जो साइकेट्री के पीजीआर थे वो केस को प्रेजेंट कर रहे थे। इट लुक लाइक एवरीथिंग कि ये एक साइकेट्रिक, प्योर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। मगर एक सही। चीज उसने मेंशन की कि पेशेंट की कैटरेक्ट की सर्जरी हो चुकी है, बायलैटरल कैटरेक्ट। तो ओके। आई थॉट कि व्हाई वुड अ 20 years old girl would have a cataract surgery? यूजुअली आपको पता है कैटरेक्ट ओल्ड एज के अंदर होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये दो तीन चीजें हम अभी चेक कर लेते हैं। उसका हमने अम, आपको पता है ट्राउजियस साइन और चॉपस्टिक या। साइन करते हैं हाइपोकैल्सीमिया के लिए। वो मैंने किया तो हाइपोकैल्सीमिया वाले फीचर आ रहे थे। हमने कहा इनका सीटी स्कैन करवाएं, उसके ऊपर बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशंस थी। ओके। सो दैट वाज अ केस ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो ओके। आप हाइपोपैराथायरॉयड, सो वो एक इसलिए बड़ा मेरे लिए सेटिस्फाइंग केस था कि आपको पता है अगर साइकेट्री के अंदर अमूमन ये होता है कि एक दफा आपका केस डायग्नोज हो जाए, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, तो फिर वो जिंदगी भर वो आपका लाइफ उसके लॉन्ग साथ मेडिकेशन पे चलता चले है। और जाते हैं। या। मगर आप एक ट्रीटेबल कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको, तो एक पेशेंट की जिंदगी के ऊपर उसके बड़े अच्छे असर। तो ये कुछ बहुत सही। सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। आई थिंक कि अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो बहुत सेटिस्फाइंग फील। ओके, दैट्स ग्रेट। सो डॉक्टर जमान, आपका यहाँ पे काफ़ी एस्टेब्लिश्ड एंड प्रोस्पेक्टिव आपके पास करियर था हियर इन पाकिस्तान। आई वुड लाइक टू नो कि व्हेन एंड व्हाई डिड यू डिसाइड टू मूव अब्रॉड? अली, मेरा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट था जेनेटिक डिजीज के अंदर और रिसर्च के अंदर। क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस, ये बड़े फैक्टर्स हैं जो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। अम, अम, मगर 2010 के अंदर जर्मनी के अंदर हर साल एक मीटिंग होती है जिसमें जो मुख्तलिफ फील्ड्स के जो नोबेल लॉरिएट्स हैं, नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट हैं, वो आते हैं। और 2010 के अंदर एक इंटरडिसिप्लिनरी मीटिंग थी जिसमें सब सब फील्ड्स के फिजियोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोबेल लॉरिएट्स आए थे। तो उस साल कोई 59-60 नोबेल लॉरिएट्स वहां पे आए, और ओके। कोई 500 के करीब पूरी दुनिया से यंग रिसर्चर्स जो थे वो भी आए थे। तो आई वाज वन ऑफ देम, पाकिस्तान से मैं सिलेक्ट हुआ था। तो ओके। वहां पे मैंने जब लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और फिर नोबेल लॉरिएट्स जो थे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, कोई एक हफ्ता हमने उनके साथ गुजारा। तो वो एक बड़ी मोटिवेशन थी कि रिसर्च के लिए, और आई फाउंड कि रिसर्च बड़ी एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो एंड आई डिडंट सी माई सेल्फ ग्रोइंग professionally or academically. I felt like I wasn't making use of my capabilities to their fullest. तो फिर मैंने ये सोचा कि ओके। नहीं, मुझे अभी कुछ मजीद रिसर्च करनी है, और ओके। आई थिंक दिस इज द टाइम। मैं मेरी ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर एसोसिएट प्रोफेसर पूरी थी, और तकरीबन 3 साल के अंदर प्रोस्पेक्टिवली आई कुड बिकम अ फुल प्रोफेसर। लेकिन मैंने आई थॉट नहीं, आई वुड गो टू यूके और कुछ ओके। रिसर्च करना। सही। डॉक्टर जमान, मैं चाहूँगा कि आप फिजिशियन साइंटिस्ट की टर्म को एक्सप्लेन करें, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट्स द रोड मैप ऑफ बिकमिंग अ फिजिशियन साइंटिस्ट? अली, फिजिशियन साइंटिस्ट जो है अमेरिका में लोगों ने कोई निस्फ दहाई से ज्यादा पहले ये रियलाइज कर लिया था कि वो लोग जो फिजिशियंस बनते हैं, आपको पता मेडिकल कॉलेज की जो एजुकेशन है वो आपको एक बड़ी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देती है ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग की और बायोलॉजी और फिजियोलॉजी की। तो उन्होंने ये देखा कि जो लोग जब वो फिजिशियंस बनते हैं, अगर यही लोग बेसिक रिसर्च के अंदर भी जाएं, वो करें, तो दे कैन मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। तो ओके। अमेरिका के अंदर ये बहुत अरसा पहले ये फिजिशियन साइंटिस्ट कैरियर पाथ जो था वो एस्टेब्लिश हो गया था। उसके बाद बाकी ममालिक के अंदर भी हुआ। पाकिस्तान में अभी तक ये कोई बहुत ज्यादा तौर पे एस्टेब्लिश नहीं हुआ। जब ओके। 20वीं सदी के शुरू में जो ज्यादातर लोगों को नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिले वो ज्यादातर फिजिशियंस। फिर उसके बाद एक ओके। बहुत बड़ा अरसा दरमियान में इस तरह का आया कि जिसके अंदर नॉन फिजिशियन साइंटिस्ट जो थे, यानी जो फिजिशियंस नहीं थे मगर साइंटिस्ट थे, जो कि हार्डकोर साइंस प्रैक्टिस करते थे, उन लोगों ने मोस्टली जो था वो कंट्रीब्यूट किया। मगर अगर आप पिछले 10-12 साल
के अंदर देखें तो फिर एक एक आपको नजर आता है कि आई थिंक 2-3 साल पहले जो 3 लोगों ने नोबेल प्राइज शेयर किया, वो तीनों फिजिशियन साइंटिस्ट थे। उनमें से एक जो थे वो या ऑन्कोलॉजिस्ट थे, और एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको मिल चुका है। तो ये लोग क्या करते हैं, अमूमन जो फिजिशियन साइंटिस्ट होता है वो अपनी, ही इज अ फिजिशियन बाय ट्रेनिंग, बट ऑल्सो दे यूजली डू अ पीएचडी और या पोस्ट डॉक किया होता है लोगों ने। मिसाल के तौर पे अमेरिका में आप डायरेक्टली अपनी मेड स्कूल के बाद आप पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं। ओके। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने जो एक इस कैरियर पाथ को फॉलो करते हैं। और बहुत सारे ओके, लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइम को फिर डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अम, कुछ तीन ऐसा दिन कुछ या टाइम दो आपने दिन क्लिनिकल किया एंड शाम को आप एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, राइट? या बाज़-औक़ात वो ये होता है कि 2 दिन लैब को दे देते हैं, 3 दिन क्लिनिक को दे देते हैं। ये दिस इज़ सही। हाउ दे वर्क, सो दे डिवाइड देयर हम्म। टाइम। तो पाकिस्तान में अभी ये बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन ओके। होपफुली आने वाले दिनों में मेरी ख़्वाहिश है कि ये फील्ड एस्टेब्लिश हो, और अगर मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सका तो ज़रूर करूँगा। ओके, सो लेट्स सपोज एक पाकिस्तानी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है फ्रॉम मेड स्कूल, तो एंड ही इज़ वांटिंग टू बिकम अ फिजिशियन साइंटिस्ट, तो उसके लिए क्या एवेन्यूज़ हैं एंड क्या प्रोसीजर है वहाँ तक पहुँचने के लिए? लाइक आपको बाहर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है पोस्ट डॉक के लिए, या फिर डायरेक्ट आप किसी, जैसे आपके पास यूएस में होता है एज अ रिसर्च असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं वेरियस हॉस्पिटल्स को, तो या वो प्रोसीजर होता है सर? इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में मेड स्कूल को वो एमफिल के इक्विवेलेंट नहीं समझा जाता है हायर एजुकेशन कमीशन के क्राइटेरिया के मुताबिक। जो ओके। जो फेलोशिप है, मिसाल के तौर पे जो लोग एमडी एमएस करते हैं या एफसीपीएस करते हैं, तो उसके बाद वो हम्म। उसको एमफिल के इक्विवेलेंट समझा जाता है। और एंड देन यू आर डायरेक्टली ओके। एलिजिबल टू एंटर इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम, तो आप पाकिस्तान के हम्म। अंदर भी कर सकते हैं। अ, सही। दूसरी ऑप्शन ये है कि यूएस के अंदर आप मेड स्कूल के बाद डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकते हैं, और पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं। पीएचडी के अंदर ये है कि अमेरिका के अंदर तकरीबन पीएचडी कुछ 5.5-6 साल लेती है। सो इट्स ओके। क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस अमेरिका के अंदर। यूके के सही। अंदर और यूरोप के अंदर 3 या 4 साल के प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आप पीएचडी कर सकते हैं, और बहुत कई जगहों पे आप डायरेक्टली मेड स्कूल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अम, सही। तो ये एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं पीएचडी। अमेरिका के अंदर जो फिजिशियन साइंटिस्ट पाथ है उसमें अक्सर लोग ये होते हैं कि उनका मेड स्कूल के अंदर ही पीएचडी का प्रोग्राम, तो अ, हम्म। 5 साल की बजाय जो एमडी पीएचडी प्रोग्राम है वो 8 साल का होता है, जिसमें 3 साल जो पीएचडी के हैं वो सैंडविच किए जाते हैं, ओके। तो लोगों को इकट्ठी डिग्री मिल जाती है। सही। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इवन अगर आपने यूएस के अंदर आप जाते हैं और आप आपने पोस्ट डॉक किया होता है, पोस्ट डॉक करें आप, तो फिर आप हम्म। आपको रेजिडेंसी के अंदर भी कुछ प्रॉब्ली कुछ चांसेस के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं, स्पेशली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। ओके, चलें, ये वाला तो पाथवे क्लियर हो गया। नाउ आई वुड लाइक टू नो कि आप अभी करंट रिसर्च प्रोजेक्ट आपका क्या है एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन पेशेंट केयर? आप क्या देखते हैं इसका फ्यूचर? अली, आजकल मैं जो मेरी रिसर्च है वो न्यूरो साइंस के अंदर है और डेवलपमेंटल न्यूरो साइंस के ऊपर है। मैं अभी इसमें ये देख रहा हूँ कि जो फीटस की डेवलपमेंट के दौरान जो ब्रेन है वो कैसे डेवलप करता है, और वो कौन से ओके। फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंटल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हम्म। अम, आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और माइक्रोसेफली जो है, यानी स्मॉल ब्रेन साइज जो है, वो हम्म। कॉमन है। और उसकी दो बुनियादी वजूहात होती हैं। या तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कजन मैरिजेस अगर पैदर पे जनरेशन दर जनरेशन हो रही हों, तो एक तो या। ये एक फैक्टर होता है। हम्म। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे मेटरनल इन्फेक्शंस जो हैं, जैसे आपने अभी सुना होगा जिका वायरस एपिडेमिक आई थी, और उसके बाद दुनिया में जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो उनके ब्रेन साइज छोटे थे, माइक्रोसेफली। या। फिर ऑटिज्म से अगर आप वाकिफ हों, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है बच्चों में, डेवलपमेंट ब्रेन डेवलपमेंट को मुतासिर करता है।
और हम्म। अब ये देखा गया है कि मैटरनल स्ट्रेस प्रेगनेंसी के दौरान माँ को इन्फेक्शन हो जाए या किसी और वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ऑटिज्म करवा सकते हैं। तो मैं आजकल इन इन दो जेनेटिक फैक्टर्स को एज वेल एज मैटरनल इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट को स्टडी कर रहा हूँ कि वो ब्रेन को कैसे मुतासिर करते हैं। ओके। प्रीवियसली जो बहुत पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है उसमें वो एनिमल मॉडल्स यूज किया करते थे। लोगों ने ज़ेब्रा फिश को यूज किया है, माउस और रैट्स जो हैं वो रोडेंट मॉडल्स हैं जिनसे हमें न्यूरो साइंस में काफी हमारी अंडरस्टैंडिंग उससे बढ़ी है। मगर कुछ सही। फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं माउस में हम्म। ब्रेन में और ह्यूमन ब्रेन के अंदर। हम्म। सेलुलर पॉपुलेशन डिफरेंट है, जीन्स के एक्सप्रेशन डिफरेंट हैं। तो मैं जो मॉडल यूज कर रहा हूँ वो एक यूनिक मॉडल है। उसमें यह है कि हम ह्यूमन स्टेम सेल्स लेते हैं और ओके। उससे ब्रेन ऑर्गेनॉइड बनाते हैं। तो ब्रेन ऑर्गेनॉइड एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लैब हम्म। के अंदर ग्रो करते हैं। और जो जैसे ह्यूमंस में अर्ली डेवलपमेंट होती है उसी तरह से उन अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को जो है रिकैपिचुलेट करता है। मतलब वो प्रोसेसेस आपको उस तरह से वहां पे नजर आते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि हम उसमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई हम्म। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको देखते हैं कि वो किस तरह से इस ब्रेन डेवलपमेंट को मुतासिर कर रही है। ओके, एंटिल नाउ अभी तक कोई आपको सरप्राइजिंग फाइंडिंग मिली है ड्यूरिंग दिस एंटायर रिसर्च जो आप शेयर कर सकें? हमने पहली चीज तो ये है कि रिसर्च जो है वो एक बड़ा अम, अम, वक्त लेने वाला वक्त लेने वाली चीज है। यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। या। हमने मैंने जो पहले मेरी जो इब्तदाई रिसर्च थी उसके अंदर हमने कुछ जीन्स आइडेंटिफाई की थी जो कि माइक्रोसेफली करवाती हैं। और उनमें से ओके। एक एक स्पेसिफिक जीन्स थी जो जिसका काम एक बड़ा यूनिक काम है। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको समझ सकते हैं। वो ये है कि आपको पता है हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है वो राइबोसोम्स है। और या। राइबोसोम जो हैं वो उसके दो हिस्से होते हैं। उसमें राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं और उसका राइबोसोमल आरएनए होता है। तो हम्म। ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है, अ, वैसे तो ये इस राइबोसोमल आरएनए के ऊपर बनने के बाद इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। या। मिसाल के तौर पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया या या पोस्ट ट्रांसलेशनल कोई मॉडिफिकेशंस। तो ये पोस्ट हम इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं क्योंकि ये आरएनए बना है। तो ओके, सही। हम बेसिकली आपने सुना होगा पहले जेनेटिक्स और फिर एपिजेनेटिक्स की टर्म आई कि आपको पता जीनोम भी मेथिलेट हो जाता है। तो इसी हम्म। तरह से ये हम्म। ट्रांसक्रिप्टोमिक की फील्ड है। तो हमने ये जो जीन आइडेंटिफाई की थी ये बहुत इंटरेस्टिंग जीन है क्योंकि ये उस राइबोसोमल आरएनए को मॉडिफाई करती है। तो आजकल मैं जो ओके। स्टडी कर रहा हूँ वो ये है कि कैसे वो डिफरेंट ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं उनके बनने के प्रोसेस को कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं। तो मैं कुछ वायरसेस यूज कर रहा हूँ आजकल जो कि अम, उस जीन के फंक्शन को कम कर देते हैं, नॉक डाउन कर देते हैं उस जीन का। और फिर आज राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सम डेटा, सो आई होप साइंटिस्ट जो हैं वो अपने रिजल्ट्स जो हैं वो थ्रू देयर पेपर्स वो रिपोर्ट करते हैं। तो हम्म। आई होप के इन द नियर फ्यूचर जब मैं कोई पेपर उस पर पब्लिश करूंगा तो आई विल शेयर विद यू। ओके, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर जमान, मैं अब थोड़ा सा स्विच करूँगा टॉपिक को। द थिंग इज़ कि आई लव कनेक्टिंग विद पीपल जो कि दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस कर रहे हों, और उनके साथ ऑब्वियसली बात करके भी बहुत मज़ा आता है एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आई वुड लाइक टू नो कि आपका ये सारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है? बचपन से ही ऐसे था या फिर दीन की तरफ जो आपका रुझान था वो ड्यूरिंग मेड स्कूल आया आया या क्या स्टोरी है इसके पीछे? अली, जब मैं स्कूल में था यानी 10th क्लास तक तब तो मेरा कुछ ऐसा मजहबी रुझान नहीं था। हम्म। अम, अम, वही शरारती तबीयत थी और वही जो आपको पता है कि टीनेजर्स में तो वो हम्म। पाया जाता है। मगर अ, अगरचे रुझान नहीं था लेकिन दीन की समझ कुछ ना कुछ उस वक्त भी थी। मगर स्पेसिफिकली मैट्रिक के बाद जो मेरे एफएससी के 2 साल थे उनमें मैंने काफी उसको दीन को सीखा, दीन की चीजों को समझा। हम्म। तो
फिर मैं उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि जो दीन है वो आपको अम, मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दूंगा कि मैंने श्योर। अपने एफएससी के अंदर मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो मैं शायद आप लोगों के लिए अ, समझना मुश्किल होगा, मगर जब मैं अपना एफएससी का भी पढ़ा करता था, मगर उसी दौरान मैंने कुरान पाक को तजवीद के साथ भी पढ़ा। फिर ओके। उसको मैंने कोई 8 के करीब पारे जो है वो हिफ्स भी किए। तफसीर भी पढ़ा करता था, तारीख, फिक़ह, हदीस, ये चीजें भी पढ़ा करता था। ओके। तो जो मैं जिस मस्जिद में जाया करता था और जहाँ पे मैं पढ़ा करता था, जो मेरे कारी साहब थे उनसे, तो मस्जिद के लोग ये समझते थे कि शायद मैं वो जो मदरसे के वहाँ पे तालिब इल्म है उनमें से एक तालिब इल्म हूँ। और हम्म। तो जब एफएससी के अंदर मेरी बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड के अंदर सेकंड पोजीशन थी, तो जब ओके, वो माशाल्लाह। पोजीशन अनाउंस हुई, वो अखबार में जब खबर आई, तो फिर मस्जिद के कुछ नमाजियों ने झिझकते हुए पूछा कि आप कॉलेज में भी पढ़ते हैं? मैंने कहा जी मैं कॉलेज में भी पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है? मैंने कहा जी रिजल्ट अनाउंस हुआ है। उन्होंने कहा कि वो आपकी पोजीशन आई है? मैंने कहा। तो कहते हैं हम तो समझते थे कि आप जितना आप टाइम मस्जिद में गुजारते हैं मदरसे के तालिब। मगर ये बात बयान करने का मकसद ये है कि जब आप ज्यादा सीखना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हम्म। हैं, तो आप अपने टाइम को उस तरह से मैनेज करते हैं। और हम्म। हमने एक कॉन्सेप्ट है जो शायद आप लोगों के लिए समझना, जिसे बरकत का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आप ये करेंगे तो आपके वक्त में बरकत आ जाएगी। तो वो वाकई वो या। वक्त में बरकत थी। अब मैं नहीं समझता कि मेरे वक्त में उस तरह से बरकत है जैसे उन दिनों के अंदर हुआ करती थी। लिमिटेड टाइम के अंदर मैं इतनी सारी चीजें जो था वो कर पाता था। तो कभी हम्म। कभी मेरे वालिद साहब खफा हुआ करते थे कि अगर तुम इतना ज्यादा टाइम इन चीजों को भी दोगे, तो उन्हें लगता था कि शायद मैं कॉलेज में उस तरह से, कॉलेज की पढ़ाई को उस तरह से टाइम नहीं दे सकूंगा। तो या। वालिद साहब से तो हम डरते थे, उनको तो कुछ नहीं कहते थे, मगर मैं अपनी वालदा से कहा करता था कि अगर मैं एक काम कॉलेज का 1 घंटे में कर लेता हूँ, तो हम्म। मुझे 3 घंटे किताब खोल के बैठने की तो कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप ये हम्म। सोचेंगे नहीं मुझे आज ये काम भी करना है, तो हम्म। एक्चुअली आप कम वक्त में उस काम को कर लेते हैं, बल्कि आपका जो कम वक्त में अटेंशन स्पैन जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हो, मगर एक वक्त में एक हम्म। काम कर रहे हो, मगर आपने टारगेट सेट किया हो कि आपने मल्टीपल काम करने हैं, तो वो टाइम आप एक काम को दे रहे हैं, उसमें आप फोकस्ड हो जाते हैं। तो मैंने तो उसमें ओके। बहुत ज्यादा जो था वो बहुत फायदा महसूस किया। हम्म। सही। डॉक्टर जमान, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पे। मे बी आई विल कट दिस पार्ट आउट। रिसेंट डेज में या मॉडर्न एज में वी आर सीइंग कि मॉरलिटी जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज करती जा रही है। और बीइंग अ मेड स्टूडेंट, जहाँ पे फीमेल का जो आपके पास कह लें कि रेशियो है, मेल टू फीमेल रेशियो, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आई वुड लाइक टू नो कि आपके पास इंटरेक्शन जो है मेल फीमेल का वो कहाँ तक लाइक अप्रोप्रिएट है और कहाँ से आगे लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अम, अली, मेरा व्यू इस पे ना वक्त के साथ थोड़ा इवॉल्व किया है। हम्म। तो उसमें उसमें एक ये है कि जो कुछ कुछ इंटरेक्शन तो अनअवॉइडेबल है ना आपका। हम्म। तो वो हम्म। जो वो जो वो इंटरेक्शन जो अनअवॉइडेबल है, उसमें अम, आपको यू नीड नॉट टू बी हार्श ओके। उनके साथ होना, लेकिन अ, आपको एक डिसेंट तरीके से वो करना चाहिए। उसमें जो एक बड़ा फैक्टर होता है ना, वो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनमें बहुत सारा इन्हिसार आपकी अपनी दिली नीयत और कैफियत का भी होता है। तो हम्म। जैसे कुरान के अंदर आता है ना कि यस्तखफून मिनन नास, हम लोगों से तो हम्म। छुपा लेते हैं, वला यस्तखफून मिनल्लाहि व हुवा माअहुम, मगर हम्म। अल्लाह से नहीं छुपा सकते क्योंकि अल्लाह तो हमारे साथ है। तो वो जो सही। दिली कैफियत होती है वो एक इम्पॉर्टेंट होती है, जिसको अल्लाह ताला विटनेस कर रहे होते हैं। तो उसमें हम्म। वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। लेकिन हमें बहुत ज्यादा इन चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जो हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं वो वाकई बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट कर रही हैं। और देखें, एक लिमिट है जो दीन मजहब ने आपके लिए सेट की है, फिर उसके बाद हम्म। उससे हट के फिर हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी वो अपने लिए एक लिमिट सेट कर लेते हैं। मगर जो इंसान खुद अपने लिए लिमिट सेट करता है ना, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो आज एक लिमिट सेट करता है, फिर अगले दिन उससे आगे की लिमिट सेट करता है, फिर उस अगले या। दिन उससे आगे की लिमिट, और वो बड़ी फ्लूइड होती है, वो अल्टीमेटली हम्म। आप नहीं बच पाते। तो सही।
उसमें उसमें ये होता है अ, फिर दूसरा एक बड़ा फैक्टर हमारे यहाँ ये है कि आपको हमारे यहाँ जो निकाह है और जो शादी है उसको इतना मुश्किल बनाया गया, और फिर कहते हैं जी आप इस्टेब्लिश होंगे तो फिर ही आपको शादी करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये इस ट्रेंड को चेंज होना चाहिए। सही, ठीक हो गया। और आई वुड लाइक टू नो कि आपकी जो फैमिली है वो पाकिस्तान में रह रही है ना, आप अकेले वहाँ पे रह रहे हैं? नहीं अली, पहले पाकिस्तान में रह रही थी, मगर पिछले साल लास्ट ईयर दिसंबर में, क्योंकि उनके वीजाज में थोड़ी सी डिले थी, तो वो लास्ट ईयर मूव करके तो अब यहाँ पे है, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं। ओके, इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल लेना चाहूँगा, क्योंकि आई हैव बीन रिसेंटली प्लानिंग कि मैं यूएसएमएल की तरफ जाऊँ, लेकिन जो चीज़ प्राइमरीली मुझे कह लें कि पिंच कर रही है कॉन्टीन्यूसली, वो ये है कि मूविंग अब्रॉड स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पे जो दीनी वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ स्टिक रहना, और जो आपके पास फैमिली वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट कर पाना इनटू योर ऑफस्प्रिंग्स, वो काफ़ी मुश्किल है। तो मैं इस पे आपका व्यूज़ जानना चाहूँगा कि आपने ऑब्वियसली आपको काफ़ी टाइम हो गया लिविंग इन द वेस्ट, तो वहाँ पे आप कैसे देखते हैं सारी सोसाइटी को, और ये जो मैंने आपसे बात की है ये कहाँ तक ठीक है? अली, मेरे ख्याल में जिंदगी के कुछ इब्तदाई सा इसके ना दो तीन एस्पेक्ट हैं। एक तो रिलीजियस एस्पेक्ट तो है ही है। मेरे ख्याल हम्म, में बच्चों की जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अम, अगर एक बच्चा, आप यहाँ पे आते हैं, आपकी तो उस तरह से कम्युनिटी बाज जगहों पे बड़ी स्ट्रांग होती है, मगर बाज जगहों पे नहीं स्ट्रांग होती, तो आपका बच्चे या का उस तरह से इंटरेक्शन नहीं होता। तो जब उसका वो सोशल इंटरेक्शन नहीं होता तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आते हैं। तो उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर अर्ली टाइम पे गए हैं तो वहाँ पे आपको एक अपनी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करें, ताकि ज्यादा जब आपके बच्चे हों तो उनका भी बाकी लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो है वो हो सके। दूसरी, आपको एक्टिवली कोशिश करनी पड़ती है, मगर यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे ये एबरडीन है, एक स्कॉटलैंड का नॉर्थ में आता है बिल्कुल, मगर यहाँ पे भी या एबरडीन इस्लामिक सेंटर है, जहाँ पे लोगों को, बच्चों को अ, दीन की तालीम दी जाती है, फिका, इस्लामिक हिस्ट्री, कुरान और हदीस, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आप या अगर अपने बच्चों को उन प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल करें और घर के एनवायरनमेंट के ऊपर वो दें, तो उसमें आप काफ़ी हद तक, मतलब ये एक लाइफ के अंदर आपको एक बैलेंस करना पड़ता है, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। एक कुछ एज, स्पेशली जो टीन एज है ना, वो एक थोड़ा क्रिटिकल टाइम है बच्चे की ग्रूमिंग के अंदर। यहाँ पे बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा होता है, फिर उसमें आपको पता है कि टीन एज के अंदर कई चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं। एडोलेसेंस एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। फिर उसमें जब आप या यहाँ की वैल्यूज को देखते हैं, और अगर आप यहाँ पे एडोलेसेंट लोगों को देखें जिस तरह से वो बिहेव कर रहे होते हैं, तो वो उसका एक डेफिनेटली एक बड़ा स्ट्रांग इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपकी अपनी कम्युनिटी नहीं मौजूद है बच्चे, और आपके घर में भी आप उस तरह से उनको टाइम नहीं दे सकते, तो वो डेफिनेटली दैट कैन बी वेरी डेंजरस। या यूके इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था यूके में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, तो वहाँ पे एक मॉस्क के साथ मेरा कोई प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि रेगुलरली आपके पास कोई ना कोई कम्युनिटी कह लें कि गैदरिंग्स होती रहती हैं, जिसमें पूरी फैमिली इनवाइटेड होएगी, कोई ना कोई दर्स चलता रहेगा, कोई ना कोई उर्स चलता रहेगा, कोई ना कोई दीनी तफसीर के बारे में कोई प्रोग्राम होता रहेगा, जो कि हमें इवन पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता। तो ये दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग ओवर देयर। हाँ, मगर जैसे आजकल रमजान आ रहा है, तो आप एक चीज, आपको अजान नहीं सुनाई देती, वो आप हाँ, अपने घर ये के बहुत अंदर बड़ा एक वहाँ पे एक अजान। ड्रॉबैक है। हाँ, वो डेफिनेटली है। Mhm. Sahi. I would like to know कि how do you see the field of medicine evolving in coming years, especially जब आपके पास AI की इतनी penetration होती जा रही है, then आपके पास machine learning और highly technical terms like आती जा रही हैं, तो how do you see the future of medicine? अली, मैं फ्यूचर ऑफ मेडिसिन को ना दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। Mhm. फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इन डेवलप्ड कंट्रीज और फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो Yeah. फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इन डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीज़ों का और फील्ड बहुत इवॉल्व कर रही है, जहाँ पे देयर लॉट्स ऑफ फंडिंग इस सारी रिसर्च के अंदर। Mhm. लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो फील्ड ऑफ मेडिसिन इन डेवलपिंग कंट्रीज, Mhm. पाकिस्तान की हम मिसाल ले लें तो इन चीज़ों को देख के दिल बहुत दुखता है। लगता है।
हमारी जो हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, पहली चीज तो ये है कि हाँ, एज अ नेशन हम जिस मुआशी दलदल के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, तो जब आपके या पास पैसा ओवरऑल ही आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आप वो उसको तकसीम क्या करेंगे ना, आप हेल्थ में क्या लगाएंगे, एजुकेशन में क्या लगाएंगे। या तो रिसेंटली न्यूज़ आ रही पाकिस्तान थी कि मेयो हॉस्पिटल जो है उस पर शटडाउन की खबरें आ रही हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट ने फंडिंग बैन कर दी हुई है, तो बेसिक मेडिसिन जो हैं वो अब ख़त्म होती जा रही है वहाँ पे, जो कि इवन पाकिस्तान पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट। हाँ, और ये अनइमेजिनेबल है कि हम्म, अगर गरीब आदमी के लिए ये अस्पताल भी नहीं है, तो बेचारा वो कहाँ पे क्या जाएगा। तो करेगा एग्जैक्टली। पाकिस्तान को जो है ना, एक अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दूसरी चीज जो जिसकी जरूरत है वो जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये बुनियादी या हक है कि हर आदमी, हेल्थ जो है वो बुनियादी हक है, बुनियादी नेसेसिटी है लोगों की, और गवर्नमेंट्स को के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जब तक हेल्थ एंड एजुकेशन एज अ प्रायोरिटी सेट नहीं होंगे ना, ये चीजें चेंज नहीं होंगी। और सही, ठीक हो गया। थोड़ी सो सी डॉक्टर समान, आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट वुड बी योर फाइनल एडवाइस फॉर ऑल द मेड स्टूडेंट्स आउट देयर जो कि अपने करियर में एक्सेल करना चाह रहे हैं एंड स्पेशली जो फिजिशियन साइंटिस्ट वाले रूट की तरफ जाना चाह रहे हैं। पहली मेरी एडवाइस उनको ये होगी कि पुरुउम्मीद रहें। जो हम्म, लोग जो मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं, वो डेफिनेटली उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज जो हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं। तो अपने आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको मेंटेन रखें। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, मगर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने अंदर, मेहनत करनी चाहिए, गोल सेट करें, सही। रियलिस्टिक गोल सेट करें तो एवरीथिंग इज अचीवेबल। फिर परसिवरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और या ऐसी एक्टिविटीज से, मैं मेडिकल स्टूडेंट से कहूंगा कि ऐसी एक्टिविटीज से अपने आप को दूर रखें जो सिर्फ आपकी जिंदगी को, आपके वक्त को जाया करती हैं, जो सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन देती हैं और उनका हासिल कुछ नहीं होता। तो अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव चीजों के अंदर करें। अ, पढ़ाई में रहें, लेकिन ये भी याद रखें कि जिंदगी जिंदगी है, एक दफा मिली है, जो अल्लाह ताला ने हदूद सेट किए हैं उनके अंदर रहते हुए इस जिंदगी को एंजॉय करें। एक भरपूर जिंदगी गुजारें। जो आप दुनिया के अंदर जो, अब तो ये नोन फैक्ट है कि जो लोग जिंदा, जब उनकी जिंदगी खत्म हो रही है और आखिरी वक्त में लोगों से आप पूछें कि वो कौन लोग थे जो ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, तो जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आती है वो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ हैं। आपके दोस्त कितने थे, आपके फैमिली के साथ कैसे लिंक थे, हाउ हाउ कनेक्टेड यू आर। तो वो ओके। अ, अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों को वक्त दें, कहीं जिंदगी की दौड़ के अंदर खुद भी अकेले ना रह जाएं और दूसरों को भी अकेले ना छोड़ दें। तो ये बड़ी जरूरी चीज है। Sahi. Here I would like to end the discussion and thank you so much for sharing your valuable insights with us, Dr. Zaman. It was an amazing experience and it was a humbling experience to be honest, and I got to learn a lot from you today, and I'm pretty sure that my audience will get some real value out of it, inshallah. इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच अली। Thank you so much to all the viewers who have watched the episode till the very end. Join us next time for more exciting conversations. Until next time, Allah Hafiz.